दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं सूरत विभाजन को, जो कि 1907 में हुआ। इससे पहले हमने बंगाल विभाजन को कवर किया। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, इसलिए हम सूरत विभाजन को भी कवर करने जा रहे हैं। हम आज क्या क्या जानेंगे, सूरत विभाजन का क्या इतिहास है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, सूरत विभाजन होने के क्या कारण हैं, सूरत विभाजन की स्थिति बाद की क्या स्थिति थी, सूरत विभाजन की विफलता के क्या कारण थे, आखिरकार नरमपंथी और गरमपंथियों को एक साथ फिर दोबारा क्यों आना पड़ा, प्रमुख बिंदु क्या थे सूरत विभाजन के, उसके बाद निष्कर्ष पर अपन बात कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। सूरत विभाजन के अगर बारे में बात करें तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ। इसे अपन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ उस नाम से भी जान सकते हैं। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर उदारवादियों और चरमपंथियों, नरमपंथियों और गरमपंथियों, इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच में भिड़ंत हो गई और वह दोनों अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए। सूरत विभाजन का क्या इतिहास रहा, आप पैराग्राफ में बिल्कुल भी ध्यान मत देना। विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 से चालू हुआ। एक तरफ रखिए आप नरमपंथियों को, एक तरफ रखिए आप गरमपंथियों को, ठीक है। इतिहास क्या था कि जितने भी नरमपंथी व्यक्ति थे वह ब्रिटिश न्याय की भावना पर विश्वास रखते थे ब्रिटिश न्याय की भावनाओं पर, और गरमपंथी व्यक्ति जितने भी थे वह ब्रिटिश न्याय की भावना पर विश्वास नहीं रखते थे। दूसरी बात, जितने भी नरमपंथी व्यक्ति थे यह किसी भी आंदोलन को एक निश्चित दूरी तक फैलाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी व्यक्ति किसी भी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। दूसरी बात, तीसरी क्या है, इतिहास क्या था कि पिछले 20 वर्षों के दौरान जब नरमपंथी ज्यादा थे कांग्रेस में, तब वह प्रार्थना, याचिका और विरोध पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। प्रार्थना भाई क्यों करते थे? क्योंकि ब्रिटिश न्याय पर विश्वास था। याचिका भी इसीलिए करते थे। विरोध कहीं कहीं पर किया करते थे। लेकिन जितने भी गरमपंथी व्यक्ति थे वह सिर्फ और सिर्फ विरोध पर विश्वास रखते थे। क्या क्या कारण था, क्या इतिहास था? ब्रिटिश न्याय पर विश्वास नरमपंथियों का रखना, गरमपंथियों का ना रखना। नरमपंथियों का किसी भी आंदोलन को कुछ दूरी तक चलाना, गरमपंथियों का पूरा देश में चलाना। नरमपंथी प्रार्थना, याचिका और विरोध पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि गरमपंथी सिर्फ और सिर्फ विरोध पर ध्यान केंद्रित करते थे। दरअसल 1905 के बाद आंदोलन का नेतृत्व चरमपंथियों के हाथों में चला गया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलनों पर नगरपालिकाओं, विधान परिषदों, कानूनी अदालतों, इन सभी क्षेत्रों में विस्तारित करने का आह्वान किया। 1907 में कांग्रेस के सत्र में अध्यक्ष पद के लिए संघर्ष हुआ। सूरत विभाजन इसके कारण भी तेज गति से हो गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में विभाजन हो गया। 1906 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। इसमें 4 प्रस्तावों को प्रमुख रूप से रखा गया। कौन कौन सा? स्वदेशी को अपनाओ, बहिष्कार करो विदेशियों का, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 प्रस्ताव रखे गए। लेकिन इन प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब बात आती है 1907 में जब कांग्रेस अधिवेशन होना था। इस अधिवेशन में चरमपंथी जो थे वह अध्यक्षता चाहते थे कि बीजी तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को दे दी जाए। लेकिन जो नरमपंथी थे वह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और यह भी वह चाहते थे कि जो पहले 4 प्रस्ताव रखे गए, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, इन सभी प्रस्तावों को हटा दिया जाए। यह चाहते थे चरमपंथी लोग। अब यहां पास हो गया ट्विस्ट। इस सत्र का स्थान बदलकर नागपुर से सूरत रख दिया गया। नागपुर में होता तो बीजी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय में कोई भी बन सकता था, या फिर रास बिहारी घोष भी बन सकते थे। लेकिन इसका स्थान बदलकर नागपुर से सूरत रख दिया गया। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें चरमपंथी बनाना चाहते थे अध्यक्ष। तो स्थान बदल गया, नागपुर से सूरत कर दिया गया। और जो कांग्रेस का नियम था कि वहां का लोकल व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो बाल गंगाधर तिलक का गृह नगर कौन था? सूरत। इसलिए सूरत में बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए
और अंततः अध्यक्ष के पद पर किसे बताया गया? रास बिहारी घोष को। यहां पास भी गर्मपंथी व्यक्तियों को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात नरमपंथी व्यक्तियों का यह अध्यक्ष भी बन गया। यह भी एक प्रमुख कारण था, पृष्ठभूमि थी। आइए देखते हैं सूरत विभाजन के बाद की क्या स्थिति थी। तो विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने चरमपंथियों को सबसे पहले दबाया और दमनकारी रूप को अपनाया। अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं, 4 लोग शांत हैं और 3 लोग उपद्रवी हैं, तो जो दूसरा परिवार होगा जो इनके ऊपर हावी होना चाहता था, वह सबसे पहले जो लड़ाई करेंगे 3 व्यक्ति, उन्हीं को निपटाएगा ना भाई। इसलिए चरमपंथी व्यक्तियों को दमनकारी रूप से अपनाया गया। दूसरी बात, 1907 से लेकर 1911 के दौरान सरकार ने विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत सारे कानून पारित किए। उनमें से एक था देशद्रोही बैठक अधिनियम 1907। 4 लोग एक साथ कभी नहीं बैठ पाएंगे। 1907 के बाद यह नियम आया। भारतीय समाचार पत्र उकसाने और अपराध अधिनियम 1908। आप समाचार पत्र भी नहीं चला सकते हो, क्योंकि आप अगर कोई बात करोगे तो उकसाने वाली ही करोगे। चरमपंथी तो इसी तरह की बात करते थे। तीसरा, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। अर्थात आप किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन को बहुत ज्यादा या पूरे भारत में नहीं फैला सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी स्थिति थी? बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। और क्या हुआ? लाला लाजपत राय को ब्रिटेन के लिए रवाना कर दिया गया। अरविंद घोष ने राजनीति छोड़ दी। यह इसके बाद की स्थिति थी। मतलब कुल मिलाकर जितने भी चरमपंथी व्यक्ति थे वह हट गए। अगला, सरकार ने नई रणनीति अपनाई, फूट डालो और राज्य करो। उदाहरण के लिए 1909 में सुधार नरमपंथियों को भ्रमित करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए 1909 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया। मैं आगे आपके इसके बारे में बात करूंगा। और क्या स्थिति थी? चरमपंथियों के बिना नरमपंथियों के पास कोई लोकप्रिय आधार नहीं था। जब तक चरमपंथी नहीं होंगे तो नरमपंथी दबे ही रह जाएंगे भाई। और उन्होंने अपने ही लोगों का सम्मान और समर्थन खो दिया। अगर कोई व्यक्ति है गुरु, एक परिवार है, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से 5 के 5 लोग अगर शांत रहेंगे तो परिवार को दूसरा परिवार हावी नहीं हो जाएगा। कम से कम इसमें 2 लोग या 1 लोग तो जो मुखिया हो वह हर प्रकार का काम कर सके, चरम और नरम दोनों काम कर सके। इस तरह का परिवार होना चाहिए। यह हम अभी जानते हैं, तो पहले तो भैया ब्रिटिश लोग और ज्यादा हावी होना चाहते थे ना गुरु। चलिए अब देख लेते हैं नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच में क्या वैचारिक अंतर था, क्या विचार था। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, जो नरमपंथी व्यक्ति थे वह प्रार्थना, याचिका और विरोध पर विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी आत्मनिर्भरता, बलिदान, दृढ़ इच्छा शक्ति, हम ये करेंगे मतलब करेंगे, मारेंगे या तो मरेंगे, बलिदान करेंगे। आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर विश्वास है कि हम इनको मार डालेंगे या भगा देंगे। इस तरह के विचार पर चरमपंथी लोग विश्वास करते थे। दूसरा, मैंने आपको बताया ही पहले ही कि नरमपंथी व्यक्ति ब्रिटिश प्रशासन पर विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथियों पर इनका कोई भी विश्वास नहीं था। वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तीसरा, नरमपंथी सक्रिय प्रतिरोध पर विश्वास करते थे और जो गर्मपंथी थे वह निष्क्रिय प्रतिरोध पर विश्वास करते थे। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? निष्क्रिय मतलब हमको आपकी सुनना ही नहीं है, कोई भी प्रक्रिया नहीं चाहिए, आप भाग जाओ, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। इस तरह के प्रतिरोध पर वह विश्वास करते थे गर्मपंथी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं सूरत विभाजन की विफलता के क्या कारण थे। पहला कारण, नरमपंथियों के द्वारा स्वराज प्रस्ताव को फाड़ देना। गुस्सा इन्हें भी आ गई, प्रस्ताव को फाड़ दिया। दूसरा, नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच में अलग अलग कार्य नीतियां थी। मैंने आपको बताया वह प्रार्थना और अर्चना में विश्वास करते थे, ये तो बिल्कुल बलिदान में ही विश्वास करते हैं। तीसरा, कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक और बहुमत की सोच, अंग्रेजों के राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, अंग्रेजों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना। जो अल्पसंख्यक थे वह नरमपंथी थे, गर्मपंथी थे, जो ज्यादा लोग थे वह अंग्रेजों पर विश्वास करते थे, अर्थात वह नरमपंथी थे। चौथा कारण, नरमपंथियों का ब्रिटिश सरकार पर विश्वास होना, यह भी एक विफलता का प्रमुख कारण था। हम इस वीडियो में
क्या क्या जाने, मुख्य बिंदुओं के माध्यम से अपन जानते हैं। पहला, विचारधारा के अनुसार कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने एक अवसर के रूप में इसे देखा, राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ दमनकारी रूप अपनाया गया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार के विरोध का एक नया तरीका सामने आया और नेताओं ने ताज को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। चौथा, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भारतीय राजनीति के लिए काला समय माना गया। देखते हैं आखिरकार निष्कर्ष क्या निकला 1907 के वार्षिक अधिवेशन का। नरमपंथी और उग्रवादी राष्ट्र के मस्तिष्क और हृदय थे। सूरत विभाजन को राष्ट्रीय आपदा के रूप में जाना गया, काला समय माना गया, मैंने आपको पहले भी बताया। अगला, कांग्रेस से चरमपंथियों के बाहर निकलने से चरमपंथी बुरी तरह से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन भी कुछ समय के लिए रुक गया था, मतलब बहुत गलत हुआ यह। तीसरा, चरमपंथियों की विचारधारा और क्रांतिकारी गतिविधियों ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की नई आशा और ताकत दिया। अगला, 8 साल के अलगाव के बाद नरमपंथी और गरमपंथी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से शामिल हो गए। इसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मैं आपको अगले टॉपिक के माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखो और बड़ों का सम्मान करो।